तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की। इसमें हम लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर 4, आज हम लेक्चर 4 की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स को। किसको पढ़ेंगे? बॉन्ड पैरामीटर्स को। बॉन्ड पैरामीटर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पैरामीटर क्या होते हैं? जो कि हमें मदद करते हैं बॉन्ड को मेजर करने में, ठीक है। उसको कैसे हम उसकी लेंथ बताएं, क्या स्ट्रेंथ है, बाकी की चीजें, मतलब उसके बारे में बताते हैं। जो उसको मापने की यूनिट है बॉन्ड को, तो बॉन्ड पैरामीटर की हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम 4 चीजों की बात करेंगे। बाकी 2 चीजों की मैं पहले बता देता हूँ। बॉन्ड पैरामीटर में पढ़ना क्या क्या हमें, तो इसमें पढ़ना है बॉन्ड लेंथ पढ़नी है, ठीक है। दूसरी चीज हमें पढ़नी है बॉन्ड एंगल पढ़ना है, ठीक है। तीसरी चीज पढ़नी है हमें बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। और चौथी चीज पढ़नी है बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो आज के लेक्चर में हम ये 4 चीजें करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो लेक्चर हम पढ़ते हैं, जो टॉपिक हम करते हैं, उन टॉपिक के हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में ही, ठीक है। और जेई क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जेई के 2001 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अरिहंत की बुक बताई थी मैंने, चैप्टर वाइज, ठीक है। उसकी बुक हम कर रहे हैं। और इस बुक का डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, इस बुक की पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। 2 चैनल है टेलीग्राम के, एक नोट्स के लिए है और एक डाउट्स के लिए है। अगर डाउट आपका कोई रह जाता है तो डाउट आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बॉन्ड लेंथ से पढ़ना, ठीक है। फिर आगे पढ़ना जारी करेंगे। तो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो देखिए क्या है। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं बेटा जी। क्या होती है बॉन्ड लेंथ? यहाँ पे क्या है, बॉन्ड लेंथ होती है कि मान लो ये एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का सेंटर हो गया ये, और इस न्यूक्लियस का सेंटर हो गया ये। तो दो न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ, लेंथ कहेंगे। अब डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली, कोवेलेंटली बॉन्डेड जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि जरूरी नहीं है हमारी यही बॉन्ड लेंथ हो, कोवेलेंट ही बॉन्ड लेंथ हो, तो बॉन्डेड एटम कहेंगे। टू बॉन्डेड एटम, ठीक है। ये हो गया हमारी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आई बॉन्ड लेंथ क्या है। इसको मेजर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। और भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, वो आप आपकी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं, देखिए ये कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है, कोवेलेंट लेंथ है।
अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस की, तो कोवेलेंट रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की। ये क्या है? कोवेलेंट रेडियस, या फिर कोवेलेंट रेडियाई भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ये क्या होगी? बॉन्ड लेंथ की हाफ होती है। ठीक है, तो इट इज ए हाफ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ when two similar atoms are joined to form molecule। ठीक है, अगर ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम है, मान लो ए टाइप का मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड लेंथ की जो हाफ डिस्टेंस है उसको हम क्या कर देंगे? अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसको कोवेलेंट रेडियाई या फिर कोवेलेंट रेडियस हम कह सकते हैं। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अगर देखिए, इस बॉन्ड लेंथ में इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो बोथ एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, किसमें? बॉन्ड लेंथ में। अब समझना ये बात, अगर एक ये एटम, दोनों एटम की रेडियस अगर छोटी होगी तो ओवरऑल बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। अगर इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो ओवरऑल बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। तो इनके साइज पे भी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी, ये बात आप समझ के रखना बेटा जी। जैसे मैं बोलूं H2 की बॉन्ड लेंथ और HCl की बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो H का साइज छोटा होता है तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और Cl का साइज बड़ा होता है और H का साइज छोटा होता है तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड बना है उनको देख के ये भी बता सकते हैं कि इनकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी या छोटी होगी। ठीक है, अब ये बात होगी। अब बात करते हैं आगे। देखो, कोवेलेंट रेडियाई की बात कर ली, वंडरवॉल रेडियाई की बात करेंगे और मेटलिक रेडियाई की बात करेंगे। देखिए, मैं हिसाब कर रहा हूँ। अब देखिए, वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है? वंडरवॉल रेडियाई मॉलिक्यूल के बीच में होती है, एटम के बीच में नहीं होती। मान लो ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, जैसे ये सेम मॉलिक्यूल होगा नीचे, ये। ठीक है, इतनी डिस्टेंस इनके बीच में रहती है। ठीक है, इसकी भी ऐसे सेल होगी। देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, आप कंसीडर कर लीजिए H2 मॉलिक्यूल है ये, और ये भी H2 मॉलिक्यूल है। ये H है और ये भी H है। ये क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल आपस में। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, ये थोड़ी दूर रहेंगे एक दूसरे से। अब देखिए, ये वंडरवॉल सेल होगी इसकी, इतनी सेल तक तो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा नहीं, ऐसे इसकी वंडरवॉल सेल होगी, ये सेल होगी, तो यहाँ तक तो आएगा नहीं। अब यहाँ से, इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो होगी वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये तो होगी वंडर वॉल बॉन्ड लेंथ। इसको आपसे नहीं पूछते वैसे, आपसे पूछेंगे ये। अब वंडरवॉल रेडियस क्या होगी? वंडरवॉल रेडियस होगी ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या होगी? वंडरवॉल रेडियस। ये क्या होगी? वंडर वॉल रेडियस। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब गौर से देखिए, यहाँ तक जब था, यहाँ तक तो क्या थी? कोवेलेंट रेडियस। और ये इतनी ज्यादा जो सेल की रेडियस है वो ज्यादा बड़ी है ना, तो ये क्या होगी? वंडरवॉल रेडियस बड़ी होती है किससे?
जो वंडरवॉल रेडियस होती है बड़ी होती है, इसको मैं ऐसे डोनेट करूँ अगर वंडरवॉल ग्रेटर होगी हमेशा किससे, रेडियस, कोवेलेंट रेडियस से, इसको सी से लिख रहा हूँ। इसको कोवेलेंट रेडियस को मान लो आर सी से लिखूं, और इसको वंडरवॉल रेडियस को मैं आर वी डी वी डब्ल्यू से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़ी होगी हमेशा इससे। अब बात करूं मेटलिक रेडियस की। मेटलिक रेडियस ऐसे होती है भाई, देखो मेटलिक रेडियस में आपस में नहीं घुसे होते, जैसे कोवेलेंट रेडियस में आपस में घुसे थे ना, मेटलिक में आपस में नहीं घुसे। तो ये मेटलिक रेडियस होगी। तो देखिए, ये आपस में घुसते तो थोड़ी लेंथ भी इनकी कम हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए मेटल की रेडियस जो होगी, रेडियस ऑफ मेटल जो होगी, या सिर्फ एम लिख लो, इसको मैं लिख रहा हूँ आर एम। आर एम कोवेलेंट से बड़ी है और वंडरवॉल से छोटी है। अगर ऑर्डर लिखना होगा, आर वंडरवॉल रेडियस ग्रेटर होगी, फिर आर मेटल की रेडियस, फिर आर कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑर्डर बन जाएगा। आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सी इनका ऑर्डर क्या होता है, बाकी आपसे अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, हायर क्लासेस में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात करी है बॉन्ड लेंथ की। अब बॉन्ड लेंथ की अगर के बाद में अगर हम बात करें, सेकंड था बॉन्ड एंथैल्पी के से पहले ये हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो देखिए बॉन्ड एंगल क्या है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, तो इसके सेकंड टॉपिक में आ चुके हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल में। तो देखिए, ओ गॉड, देखिए तो यहाँ पे है बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड तो पहले लिखा है, एंगल, ये छोटा सा टॉपिक है। ये क्या है, बॉन्ड एंगल होता है बेटा जी कि ये होता है एंगल बिटवीन, ठीक है, टू ऑर्बिटल। ठीक है, इट इज एंगल बिटवीन ऑर्बिटल शेयर कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उन ऑर्बिटल के बीच का एंगल होता है ये। ठीक है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ऑर्बिटल शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये ऑर्बिटल शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी दो लोन पेयर है, वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल हमें बताता है ज्योमेट्री कैसी होगी, शेप कैसी होगी, कैसा दिखता होगा ये मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल के बारे में बात ऐसे कुछ इतना इसका बॉन्ड एंगल होता है डिग्री क्या के आसपास। तो बॉन्ड एंगल में इतना है कि ये एंगल है बिटवीन द ऑर्बिटल शेयर कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो ऑर्बिटल कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं उसको बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑर्बिटल है, इन दोनों के एंगल को हम बॉन्ड एंगल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड बना ही नहीं रखा। इसके बॉन्ड को इसके एंगल को बॉन्ड एंगल कहेंगे। तो बॉन्ड एंगल समझ में आ गया। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, तो मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ पे इसको। अभी बॉन्ड एंथैल्पी फोर्थ टॉपिक है, सॉरी थर्ड टॉपिक है। देखिए क्या है इसमें, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन गैसियस स्टेट। जब वो जो मॉलिक्यूल है वो जो गैसियस स्टेट में हो, तो इट इज एंथैल्पी रिक्वायर टू ब्रेक वन
mole of specific type of bond when the molecule is present is present in gaseous state। ठीक है, मतलब गैसेस स्टेट मतलब जो वो दूर दूर हो, उनके बीच में अट्रैक्शन ना हो, तो सिर्फ जो एनर्जी देंगे वो क्या है, बॉन्ड तोड़ने में लगेगी, और उसी एंथैल्पी को क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गई। अब बॉन्ड एंथैल्पी देखिए, मान लो मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे कि H2 गैस है, इसको हमने क्या किया, इसको एटमाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, एटमाइजेशन एंथैल्पी ये हमने दी, तो क्या हुआ, H गैस बनी एक और H गैस बनी एक, तो इसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी, इसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। शर्त क्या है कि ये एक मोल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एच एच के जो बॉन्ड थे, उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगी, एक मोल बॉन्ड तोड़ने में, एक मोल बॉन्ड तोड़ने में जो एंथैल्पी लगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ में आ रही है। अब क्या है कि बॉन्ड एंथैल्पी हमें ये बता सकती है कि बॉन्ड की ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। ये बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, ये आप एक एनसीईआरटी बुक में दे भी रखिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, तो उसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किसका बॉन्ड वीक है, तो ये अच्छे से देखना आप, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, अब गौर से देखना, अगर मैं ये कहूँ एच एच और HCl, इसमें से कौन जल्दी टूटेगा, तो मैं इसकी बॉन्ड एंथैल्पी देखूंगा, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी देखूंगा, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा है इससे, तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक है और ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे बोल सकता हूँ मैं, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। अब देखिए, ये तो बात होगी ऐसे। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करी है मैंने, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, वो देखिए क्या है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा जी, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसके पास दो से ज्यादा एटम हो। ठीक है, दैट आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बात करूं H2O की, H2O में H दो है और O एक है, तो यहाँ पे तीन एटम्स हो गए, और तीन एटम्स को वाले को हम क्या सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एच ओ एच का बॉन्ड है, एंगल थोड़ा अलग होता है, तो मैं एंगल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पहला बॉन्ड तोड़ूं, ठीक है, यहाँ पे एटमाइजेशन एंथैल्पी मैंने दी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, H, ठीक है, पॉजिटिव गैस प्लस OH नेगेटिव गैस बना। ठीक है, यहाँ पे एंथैल्पी आई गैस 501 किलो जूल पर मोल लगी है। ये भी ध्यान रखना कि इसकी जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं कि कितनी है, तो देखिए एग्जैक्टली बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप कभी यही याद करके बैठ जाओ। तो 502 है ये। ठीक है, ये कितनी है, 502। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमने दी है वो क्या है, 502 है, 502 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिया। OH गैस जो है, अब इनके, अब क्या है, OH के बीच में बॉन्ड है, अब मैंने एंथैल्पी दी सेकंड, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी प्लस H गैस बनेगी। अब जो एंथैल्पी है वो थोड़ी अलग है, वो है 427
किलो जूल पर मोल है। तो इतनी बात तो समझ में आई हमें, ठीक है। अब ये कम क्यों है और ये ज्यादा क्यों है, जबकि बॉन्ड तो पहले भी O और H का ही टूटा था, जब भी तो OH और H बना था, ठीक है। और यहाँ पे भी OH का बॉन्ड टूटा है। तो सेम ही बॉन्ड टूटने में एंथैल्पी अलग अलग क्यों हुई? तो यहाँ पे इसका आंसर है कि इनका एनवायरमेंट चेंज हो गया। पहले ऑक्सीजन दो H के बीच में थी, अब क्या है, ऑक्सीजन सिर्फ एक H के साथ में है। तो दिस इज डिफरेंस डिफरेंट ड्यू टू एनवायरमेंट चेंज। ये क्या हो गया, एनवायरमेंट चेंज की वजह से अलग आई है। पहले इसका एनवायरमेंट दो हाइड्रोजन का था, अब एक हाइड्रोजन का है, इसीलिए ये अलग अलग आई है। अब क्या है, अब इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमेशा OH बॉन्ड की एंथैल्पी सेम नहीं रहेगी। जैसे पानी में OH बॉन्ड की एंथैल्पी कुछ अलग है, मतलब वाटर में OH बॉन्ड की एंथैल्पी कुछ अलग है, ऐसे ही CH2OH यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी अलग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट अलग है और यहाँ पे एनवायरनमेंट अलग है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम बॉन्ड एंथैल्पी नहीं रहती, इट्स डिपेंड अपॉन एनवायरनमेंट। तो इतनी बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझने आने के बाद में अगर हम बात करें, अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई OH बॉन्ड की एंथैल्पी इतनी है या फिर इतनी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मीन, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी की। मीन मतलब एवरेज, मीन की जाते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकलती है यहाँ पे। एवरेज कैसे निकलेगी बेटा जी, 502 प्लस में, ठीक है, टोटल एंथैल्पी कितनी लगी है और टोटल बॉन्ड कितने टूटे हैं। तो दो बॉन्ड टूटे और एंथैल्पी कितनी लगी है, इसको जोड़ो, 9 2 और 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 1 6, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 4.5। तो यहाँ पे ये वाली एंथैल्पी जो है ना, मोल इनवर्स 464.5 किलो जूल पर मोल, इसकी मीन बॉन्ड एंथैल्पी या फिर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या निकलता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पहली बात तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें मोर देन 2 एटम हो, मोर देन 2 एटम हो, वो होंगे। उनमें क्या निकलेगी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी, इसी को मीन बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं। यहाँ तक बात हमें समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, तो अब रहता है बॉन्ड ऑर्डर हमारा कंप्लीट करना। उसके बाद में दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, बहुत आसान है, जो आपने पढ़ा है इसी में से है, ठीक है। तो वो भी बात कर लेंगे हम लोग। देखिए, इस टॉपिक में से जेई में कुछ नहीं आया है, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, लास्ट का टॉपिक रहता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या रहता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर को सिंपली हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में बॉन्ड कितने फॉर्म हुए हैं, एक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया एक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बॉन्ड फॉर्म हुए हैं दो, तो ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, तो इसको कहते हैं तीन बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात ध्यान रखना भाई, कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ये बात आपके आगे भी काम आएगी। और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
बॉन्ड लेंथ के, तो ये बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। इतनी बात समझ में आ रही है हमें, ठीक है। अब क्या है, एक बात और समझना, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, उनका क्या है, सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, देखो ये है, और इसके साथ में अगर मैं ऐसा करूं NO पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 हैं और यहाँ पे 8 हैं, और -1 हो जाएगा तो -1, तो यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, ये बात ध्यान रखना भाई। जिनके इलेक्ट्रॉन सेम उनके बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होंगे, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसी प्रकार से CO जो होता है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, क्योंकि तीनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो ये तो थी आज के लेक्चर की बात। अभी हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे आए हैं, ठीक है। एक तो 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का और एक 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, तो आप कहोगे बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है डिफाइन बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हमने डिफाइन करी थी शुरुआत में ही। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, आप बॉन्ड लेंथ में कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियस विच आर बॉन्डेड टू इच अदर। इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ टू एटम्स which are bonded to each other। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था 10th क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन था ये। और जो पहले बात करी उस वो था 9th क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो 2 ही क्वेश्चन कवर होते हैं आज के लेक्चर में, तो बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।